मोहतरम सदर, व हाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं सभी के काम आऊँ, सेकुलर फ्रंट हो या इस्लाम पार्टी हो। हमने जो सेकुलर फ्रंट बनाया, हमने तामीर और तरक्की के नाम पर बनाया। आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम भाई, शान हिंद मैडम साहिबा, सब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो अवाम ने इक़्तिदार दिया है तामीर और तरक्की के नाम पर, हम इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में हमने इक़्तिदार के सिर्फ 100 दिन मुकम्मल होने पर जो काम काज की बुनियाद पर जो आवाम ने हमको इक़्तिदार दिलाया, हमें मेयर के ओहदे पर दिया, हमें कॉरपोरेशन का में जो काम काज होते हैं उसका इक़्तिदार हमारे हाथों में दिया। इंशाअल्लाह हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, पूरे मालेगांव के शहर के लिए काम करेंगे। निहाल अहमद साहब की बरसी और जन्मदिन पर जो कॉरपोरेशन की तरफ से जो एक जगह मुहैया की गई, जो एक हब तामीर किया गया है एजुकेशन के नाम पर, आगरा रोड के इस पार एक भी हब ऐसा तामीर नहीं हुआ। जो तालीमी दोस्त शेख आसिफ साहब है, इनकी सोच बहुत ऊपर है। जैसे शेख निहाल अहमद हाजी साहब की थी, जो वो बहुत एक साल पहले का जो सोच लेते थे, ऐसे ही शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई, खालिद हाजी साहब की सोच भी यही है। वो लोग आगे का सोच कर ही काम कर रहे हैं और उनकी सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं। आज निहाल अहमद साहब के जो तालीमी अदारा शुरू होने जा रहा है, इसकी संग बुनियाद जो हम शहर को बताएंगे, ये जो आवाम हैं जो हमारे साथ साथ शहर में जो नफ़रत की सियासत कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। जो हम तालीमी अदारे के साथ साथ शहर की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी सोच तब्दील होनी चाहिए कि ये लोग जो फ्रंट जो बना है इनका सेकुलर फ्रंट, ये काम काज के लोग हैं। ये आवाम को चाहिए कि इन लोगों का साथ दे। मैं मुस्तकीम भाई साहब को और शान हिंद मैडम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने शहर के नौजवानों के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए जो बड़ा कदम है, उनकी फ़िक्र करते हुए जो हब शुरू किया है, एजुकेशन हब, इसका जो कारनामा अंजाम होने जा रहा है, जो बिल्डिंग तामीर होगी इंशाअल्लाह। आगरा रोड के उस पार जो नीट क्लासेस चालू होती हैं, डॉक्टर बनते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां, आगरा रोड के इस पार कोई हब, कोई एजुकेशन तालीमी अदारा कोई इतना बड़ा नहीं था, जो अभी शुरू होने जा रहा है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। शफीक अंजुम साहब, मालेगांव कॉरपोरेशन की मेयर मोहतरमा नसरीन मैडम साहिबा, डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा, साजिदा निहाल अहमद साहब, मुश्ताक अहमद निहाल अहमद साहब, इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद हाजी साहब और सेकुलर फ्रंट के कारपोरेटर्स, जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 7 के जिम्मेदार, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है और इस मौके पर मेरे अपने वार्ड में तालीम के नाम पर कारपोरेशन की तरफ से एक निहाल अहमद मौली मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब की बुनियाद आज रखी जाएंगी।
इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है कि हायर एजुकेशन का पहला हब मालेगांव में आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हमारे वार्ड में है। इसके लिए मैं सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार आसिफ शेख रशीद साहब और सेकुलर फ्रंट के तमाम ही ओहदेदारान और कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 6 मई की महासभा में ये एजुकेशनल हब को मंजूरी दी। हम काम जल्द ही शुरू करने वाले थे, मगर अचानक MLC की आचार संहिता लगने की वजह से हम इस काम को 1 महीने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी MLC की आचार संहिता लगी है, नए टेंडर और नए कामकाज शुरू नहीं किए जा सकते। इसलिए ऐलान कर दिया गया और 22 मई पहले से ही प्रोग्राम डिक्लेयर था आचार संहिता लगने से पहले, इसलिए ये हुआ कि ऐलान कर दिया जाए और इसी तरीके से एक महीने के बाद कामकाज शुरू किया जाए। ये जो जगह इसी तरीके से एजुकेशनल हब बनने जा रहा है, ये जगह इसलिए चुनी गई कि ये सेंटर है शहर का और आसपास प्राइमरी एजुकेशन के कई तालीमी अदारे और एक ऐसा तालीमी मरकज़ जहां मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी भी हो और उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो। शोएब आजमी साहब ने आपके सामने AI क्या है, डाटा मार्केटिंग क्या है, दुनिया फ्यूचर में किस तरफ जाने वाली है, ये हम सबको दिख रहा है। जमील क्रांति साहब ने जैसे कहा कि बहुत ज़हीन कौम है मुसलमान, बिल्कुल सच बात है। नौजवान और ख़ास तौर से मालेगांव के लोग, इनके अंदर हुनरमंदी बहुत है, स्किल बहुत है, मगर सही तरफ हम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, या वो नौजवान खुद अपनी हुनरमंदी को अपना पेशा नहीं बना पाते। यही जगह पर हम पूरे शहर में देखते हैं कि जैसे जमील क्रांति साहब बोले कि निहाल साहब बोले कि शान बहुत होशियार है मोबाइल में, आज हमको बोलना पड़ता कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार है मोबाइल में, 8 साल और 12 साल के। दुनिया जिस तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, इससे पहले 90s में या 2000 में टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी। आज दुनिया एक जगह सिमट गई है। तुम अपना रोजगार यहीं से इंटरनेशनल कर सकते, नेशनल कर सकते, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। आप बार बार सुनते होंगे होम टू वर्क, अभी प्रधानमंत्री बोले कि होम टू वर्क, तो दुनिया उस तरफ जाने वाली है या जा रही है, तो मालेगांव पीछे क्यों रह जाए। आप 2 साल के बाद देखेंगे कि पूरी मार्केट का सिस्टम बदल चुका रहेगा और उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये एजुकेशनल हब का काम मुकम्मल हो चुका रहेगा और यहाँ से नौजवान जो है वो हुनरमंद भी होंगे, पढ़ाई भी करेंगे और वो उनके लिए रोजगार का जरिया भी बनेगा। ऐसा रोजगार जो शहर में ही उनको मिल जाए, ऑनलाइन सर्विसेज के काम उनको मिल जाए। मालेगांव में लोग पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ना, तो बहुत कुछ कर लिए तो ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद एक लाइन जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर। इसके बाद हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। हम कोई बहुत UPSC मुकाबला जाती इम्तिहान को करने के बाद हम कोई बहुत बड़े बड़े कोर्स नहीं करने वाले। हम 12वीं के बाद 6 महीने का, साल भर का जो कोर्स है और कोई इंस्टीट्यूट से बातचीत हमारी है
उनको सर्टिफिकेट मिल जाए और उनको रोजगार यहाँ मिल जाए, बाहर मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए। ये जगह आप मुस्तकबिल में देखेंगे, जो मोहल्ले के लोग बोलते थे कि गंदगी रहती है, आज खुद इस प्रोग्राम के लिए 3 मरतबा साफ सफाई की गई। गंदगी रहती है, देर रात में ऐसे लोग यहाँ आकर बैठते हैं जो समाज के लिए बेहतर नहीं है। ऐसी जगह पर आप मुस्तकबिल में देखेंगे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा जो पूरे शहर को और ख़ास तौर से मेरे वार्ड नंबर 7 के नौजवानों को स्किल भी देगा, हुनरमंद भी बनाएगा और रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। हम कारपोरेशन में जब से आए, हम अलग अलग महाज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन पर हम लोग बहुत सीरियस कामकाज करने की तरफ हैं। कल महासभा हॉल में प्राइमरी एजुकेशन के लोग को लेकर एक मीटिंग हुई कि प्राइमरी के एजुकेशन को हम कैसे और बेहतर करें, प्राइमरी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और वहाँ जो भी ज़रूरत है उसको कैसे अच्छा करें, प्राइवेट स्कूलों से उनको जोड़कर वहाँ और अच्छी तालीम कैसे दी जा सके। यानी बेस बनाने के साथ साथ हायर एजुकेशन की तरफ ये हब हमको लेके जाएगा। ये हब सिर्फ वार्ड नंबर 7 नहीं, आगरा रोड का शुमाली हिस्सा और पूरा मालेगांव, तुम्हारे इस सलाम चाचा रोड और कासमिया मस्जिद के पास आकर जब नौजवान ऐसी तालीम हासिल करेगा जो हम आज नहीं सोचे, अगर ये चीज़ हम 5 साल के बाद सोचते तो 5 साल के बाद और जगह चीज़ें बन जाती। आज शोएब आज़मी को अगर डाटा मार्केटिंग या AI के ताल्लुक से कुछ सीखना है तो नासिक में भी सीखने का उसको मौका नहीं है। अभी फिलहाल बम्बई, पूना, नासिक बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, वहाँ 2-4-6 महीने में, साल भर में चीज़ें हो जाएंगी। मगर अगर हम आज मालेगांव में नहीं सोचते तो हम मालेगांव के मुस्तकबिल को क्या देते। जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रही है, जिस तरह से दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर उस तरफ हम नहीं सोचे तो फिर हमारा कारपोरेटर बनना, हम इस शहर के जिम्मेदार हैं, हम सियासी समाजी तौर पर इस शहर के लिए फिक्रमंद है, वो बात किनारे रह जाती है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी मैं एक बात बोलता था कि सिर्फ रोड गटर के लिए अगर रोड देना है तो मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों को भी देंगे तो रोड और गटर बनने ही वाली है, कोई कमाल की बात नहीं है। जो ज़रूरत की है वो रोड और गटर का काम होगा। मैं रोड बना दिया तो मैं बहुत मेरी जिम्मेदारी निभा दिया, ऐसा नहीं है। मेरे सामने कोई मेरे सामने वाला उम्मीदवार भी चुन के आता, वो भी रोड और गटर और ये चीज़ों का काम किया ही होता, मगर इस तरह का काम करना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। और इसमें बाकी राशन वाला हुसैन अंसारी और बदकिस्मती से हमारे एक उम्मीदवार जमील से, जिसको मैं आज भी मानता हूं कि वही कारपोरेटर है इस मोहल्ले के, जो इनकी जगह चुन के आए, उनका हाल क्या है वो आप सबके सामने है। ठीक है, इलेक्शन है, हार जीत होती है। इन लोगों की मदद से एक ऐसा एजुकेशनल हब बनने जा रहा है जो शहर भर में एक मुनफरिद एजुकेशन देगा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बिल्डिंग, जिस तरह का नाम है निहाल साहब का, उस तरह से ही उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी है कि लोग देखने आए कि यार ये बिल्डिंग कैसी बनी है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमारी कोशिश है, एक अच्छी बिल्डिंग बने, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ क्लासेज चले, एडवांस टेक्नोलॉजी आज जो है वैसी सहूलत हो और
बिल्डिंग के बाद जो ग्राउंड बचता है, महल्ले वाले, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि महल्ले वाले बोलेंगे कि भैया हमको रात में यहीं उठने बैठने दो, जो महल्ले के जिम्मेदार हैं। ऐसी कोशिश हमारी है। हम इस वार्ड में, वार्ड नंबर 7 में सबसे अच्छी बात यह है, और यहाँ के आवाम की सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने ओपन स्पेस छेका नहीं, ओपन स्पेस पे अतिक्रमण नहीं किया। ये मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। जितने ओपन स्पेस है सब खुले हुए हैं, लेकिन कोई सहूलत वहाँ नहीं है। हमारे पीछे एक इतना बड़ा ओपन स्पेस है कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में आज ही खाली राजी साहब से बात हुई कि इतना बड़ा ओपन स्पेस नहीं है। उस पर भी हम जॉगिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट लगाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा नगर कब्रिस्तान के इस तरफ जो जगह खाली आपको दिखती है, वहाँ शादी हॉल बनाने की कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह इसी बजट में वो शादी हॉल की भी मंजूरी मिलेगी। उसके बाद भी कई ओपन स्पेस है। अगर इस वार्ड की आवाम ने अपनी अक्लमंदी से और अपनी कोशिश से इन सब ओपन स्पेस को खुला रखा है, तो मैं ये मानता हूं कि वार्ड नंबर 7 की आवाम अगर अपनी कोशिश की है, तो अब हमारी कोशिश है कि इन सब ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल करके उनके हवाले किया जाए। ये जिम्मेदारी अब हमारी है। आवाम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप गौर कर लो, कम से कम 5-7 ओपन स्पेस, कहीं एक वार्ड में इतने ओपन स्पेस नहीं मिलेंगे जहां एक अतिक्रमण उस ओपन स्पेस पे नहीं किया गया हो। अगर ऐसी आवाम मेरे वार्ड की है, तो मेरा भी फिर फर्ज है कि जिस तरह की आवाम ने मुझे चुन के दिया है और जिस तरह की उनकी कोशिश थी कि ओपन स्पेस खाली बचे, तो उनका इस्तेमाल उसी तरीके से इस वार्ड की आवाम को मिलना चाहिए। इसी कोशिश की ये कड़ी है। इसी कोशिश के पीछे का जो ओपन स्पेस है वहाँ है। यही कोशिश आगे आयशा नगर कब्रिस्तान के पास की जो ओपन स्पेस की जगह है वहाँ है, और इसी तरह साबान नगर के पास ओपन स्पेस खाली है। साबान नगर के भी लोग बैठे हैं, उनकी भी ज़रूरत के तहीं आगे मुस्तकबिल में वहाँ भी ऐसे काम करेंगे कि उस ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल महल्ले के लोगों को मिले। ख़ास तौर से मालेगांव शहर की ख्वातीन की फिटनेस को लेकर फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। 40 साल की उम्र होने के बाद घुटना, हड्डी, आदमी की जान, तो औरतें सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। कोई वर्किंग ऐसी नहीं है कि उनको कुछ मिले, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉगिंग ट्रैक और उनके इस एजुकेशनल हब साथी निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब के लिए मैं सेकुलर फ्रंट की शुक्रगुजार हूँ। वो तमाम ओहदेदारान जो बरसर इक़्तिदार है कॉरपोरेशन में, और जिन्होंने बनाने में और आइंदा बन जाने के बाद अपनी अक्ल का, अपनी ज़हानत का, अपनी कारकिर्दगी का बयान सबूत देंगे, उनका मैं पेशगी शुक्रिया अदा करती हूँ। जो बजट मंजूर किया गया उसके लिए भी मैं बरसर इक़्तिदार कॉरपोरेशन में सेकुलर फ्रंट, मोहतरमा मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहबा, गट नेता खालिद, गट नेता मोहम्मद मुस्तकीम, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग, नसरीन साहबा, शाहीन साहबा और तमाम वो लोग, तमाम कारपोरेटर्स जिनकी जोलानगी का, जिनकी एहसास का उन्होंने यहाँ परतब दिया और इसको कामयाब बनाने के लिए जो बजट दिया, मैं आसिफ साहब के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें अपना नुमाया किरदार अदा किया। दरअसल इतनी देर हो चुकी है और सभी ने निहाल साहब की ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली, हर बात पर रोशनी डाली, उनकी ज़िंदगी के बहुत से गोशों पर रोशनी डाली। मैं तो अपने अदारियों में, आज भी मैंने अपने अवामी आवाज़ के अदारिये में निहाल साहब से मुंसलिक
फसाद की बात, वो फसाद जो औरंगाबाद में हुआ, नागपुर में हुआ और बम्बई में 12 मुसलमान शहीद हुए सलमान रश्दी के खिलाफ एक जुलूस निकालते हुए, उस पर जो कुछ निहाल अहमद साहब ने बोला, क्योंकि मैं अपने शौहर के शाना बशाना रही हूँ, उनके काम, मेरी मराठी हायर है, मैं जिस गांव में खानदेश में थी वहाँ 8वीं से उर्दू नहीं थी, तो मैंने 8वीं से जितनी कॉलेज तक तालीम हासिल की वो सब मराठी में थी। इसलिए मैं जो कुछ मुझसे बनता था अपने शौहर के सिलसिले में मदद करती। जो लोग पीए रहते थे उस ज़माने में 4-4, 5-5 पीए ऑफिस में काम करते थे, 2 पीए असेंबली के कामकाज में होते थे और 2 पीए मालेगांव शहर में लोगों के कामकाज के लिए होते थे। आज जब मैं देखती हूँ वो ज़माना ऐसा था कि एक तरफ शेर महाराष्ट्र निहाल अहमद कहा जाता था और एक तरफ एक जमात शेर महाराष्ट्र बाल ठाकरे कहा करती थी, और दोनों के वजूद की, दोनों के हौसले की, दोनों की हिम्मत की और दोनों के अपने अपने ख्यालात, अपने अपने उसूल, अपने अपने तरीक़े कार की बात हुआ करती थी। मैंने ऐसा भी देखा, मैं अभी कुछ दिन पहले हमारे मास्टर हारून साहब बैठे हैं, इनके साथ मैं एक काम से मर्चेंट बैंक में गई। मर्चेंट बैंक के मैनेजर ने मुझे बुलाया, मैं उसको बताई कि भैया एक गरीब आदमी मेरे पास आया है कर्ज के सिलसिले में, मैं आपसे बात करने आई हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। बोले हम शिवसेना के मानने वाले लोगों के साथ 15 दिन पहले बाल ठाकरे साहब से टाइमिंग लेकर गए कि हम उनसे मुलाकात करें, मगर जब उनके गेट तक जाते थे तो हमको सिक्योरिटी हकाल देती थी। हम उनको बताते थे कि देखो ये टाइम दिया हुआ है, देखो ये हमारे पास लेटर है। बोले जब निहाल अहमद साहब मंत्रालय में हमको दिखाई दिए, हमको विधानसभा जारी थी वहाँ दिखाई दी, तो उन्होंने हमको शहर के होने के नाते पूछा कि तुम क्यों सुबह से यहाँ घूम रहे हो, क्या काम है तुम्हारा। बोले हमने कहा कि बाला साहब ठाकरे से मिलने आए थे, ये सब शिवसेना वाले हैं, मैं तो इनके साथ चला आया कि बाला साहब ठाकरे से मिल लूँ, मगर हमको अंदर ही नहीं जाने देते। तो निहाल साहब बोले कि ठीक है, तुम 6 बजे मुझे ये वाक़या बता रहे हैं मर्चेंट बैंक का मैनेजर। बोले उन्होंने हमको 6 बजे बुलाया, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को फ़ोन किया, ठाकरे साहब ने खुद फ़ोन उठाया और उन्होंने हमको बुलाया। जब हम उनके बंगले पे गए तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था हमको लेने के लिए कि तुमको निहाल साहब ने भेजा है क्या। बोले जब हम अंदर गए तो बाला साहब ठाकरे के लोगों ने हमको पोहा खिलाया। वो रोने लगा बात करते करते कि जिसको 2 समाज अलग अलग तरीके से जानते थे, वो दोनों अपनी जगह उसूल परस्त थे, एक दूसरे के जुल्म के खिलाफ बोलना और जालिमाना रवैये के खिलाफ असेंबली में चीखना चिल्लाना, यह निहाल अहमद साहब का तरीक़ेकार था। मुझे याद है जब जब फसाद हुआ निहाल अहमद साहब बोले। मैंने यह भी देखा कि जब शैतानी आयात सलमान रश्दी पर बोला जा रहा था तो जो लोग मुस्लिम एमएलएस थे जिन्होंने बहस में अपना पहला नाम दिया था, पूना के पेन वाला अमीनुद्दीन पेन वाला थे, वो चुपके से खसक गए। उसके बाद जितने मुसलमान एमएलएस थे सब चले गए। अकेले तनहा निहाल अहमद साहब, वो 12 मुसलमान नौजवान को ही गोली क्यों लगी और वो पैर के कमर के नीचे क्यों नहीं लगी, इस पर लड़ते रहे और पुलिस फोर्स को जिम्मेदार ठहराते रहे। उन्होंने बाद में उनको सस्पेंड करवाया। ज़िंदगी में मैंने एक बात मैं तो बहुत कम उम्र से सियासत में हूँ, सोशलिस्ट पार्टी में हूँ, शादी से बहुत पहले वर्कर हूँ,
राष्ट्र सेवा दल से आई हूँ सोशलिस्ट पार्टी में। लेकिन निहाल अहमद साहब का तरीक़ेकार पूरे महाराष्ट्र में सोशलिस्टों के लिए कारनामा था। रश करते थे लोग, पहले कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जहाँ सिखाया जाता था वर्करों को, वो मधु दंडवते हो, सदानंद वर्दे हो, भाई वैद्य हो, जैसे बड़े बड़े लीडर सोशलिस्टों के, जॉर्ज फर्नांडिस हो, बार बार ये बोला करते थे आदमी कुर्सी लटका के तकरीर कर देता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, या आदमी संदल निकाल देता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। यह तरीका हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? यह शहर ने के नाम को शनाख्त देने में, मालेगांव को मालेगांव बनाने में साथी निहाल अहमद का हाथ। असेंबली में जो नाम गूंजता था, उस जमाने के लोग जो टीवी देखते होंगे, सुनते होंगे या रेडियो सुनते होंगे, बीबीसी लंदन हुआ करता था। बीबीसी लंदन में कोई असेंबली के ज़माने में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि निहाल अहमद ये नाम ना आए। बीबीसी लंदन उस आदमी की बात करता था, वॉइस ऑफ अमेरिका उस आदमी की बात करता था कि यह आदमी की शख्सियत एक मजलूम कौम के लिए जालिम के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा थी। और वो निहाल साहब ने किया। वक्त बहुत हो गया है, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें बताई होती। मुझे एक बात कहना है कि ये शहर को 95% जो आज एजुकेशन की बात है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 95% रजिस्ट्रेशन स्कूलों का निहाल अहमद साहब की बदौलत है। वो जब मंजूर आता था मुझे फ़ोन करते थे और मैं जाके वो स्कूलों के जो जिम्मेदार रहते थे, अभी वो चले गए, उनको क्रिसेंट वाले जमील क्रांति, वो स्कूल का भी जब परमिशन आया तो मैं जाके उनको बोली, हारून बाबा जो थे, हारून अंसारी, जो उनके सियासी दुश्मन भी थे, लेकिन वुमेन कॉलेज से लगा के स्कूलों के वर्ग बढ़ाना, क्लास बढ़ाने से लगा के तो ज़मीन दिलाने के लिए सबसे पहले हारून अंसारी साहब मेरे ससुर मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब के पास गए थे और उन्होंने उनको कहा कि जो ज़मीन है जेटी की, ये हमको दिलाओ, साहब को बोल के। और मेरे ससुर ने अपने बेटे को बोल के वो ज़मीन जेटी की दिलाई। जमूर स्कूल आज जहाँ है, चाहते तो वो शहर के अंदर उस ज़माने में आ सकती थी, लेकिन वो बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, वो बच्चा जो गरीब घर का है, मैं आपको बताऊँ कि कोरोना के ज़माने में हमारे सर बैठे, हम पकड़ के लाके इम्तिहान दिलवाए बच्चों को कि तुम पास तो हो जाओ। 10वीं 12वीं वाले इम्तिहानात थे। हमारे टीचर कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे जाता था और वो बच्चों को लाते थे कि तुम इम्तिहान दो। ये जो स्कूल टीएम है, इसकी मंजूरी कुमारवाड़े की थी, मगर यह हिस्सा उस वक्त जरखेज इलाका नहीं कहलाता था, इसलिए साहब टीएम स्कूल को यहाँ लाए और उस स्कूल को शानदार बनाने की, बुलंद इकबाल की जो ख्वाहिश थी, जो ख्वाब था टीएम स्कूल को शानदार, उस ख्वाब को जानशीन निहाल अहमद हर हाल में पूरा करेंगे। वो स्कूल एक आन बान शान के साथ और बच्चों के लिए आज हमारे टीएम स्कूल का रिजल्ट 97.64 रहा, जो बड़ी स्कूलों के मुकाबले में था। दूसरे तीसरे नंबर पे थी ये स्कूल, जिसके यहाँ उतने लवाजमात नहीं हैं। फिर भी मैं उन टीचरों को मुबारकबाद देती हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन का रास्ता उस ज़माने में निहाल साहब ने खोला। फार्मेसी कॉलेज उस ज़माने में जारी किया ताकि जब फसाद होता था तो हम तापड़िया मेडिकल ढूंढते थे, जो बन मिलता था। उस ज़माने में अवतर में लोग जाते थे, उनको दवाई नहीं मिलती थी, तो फार्मेसी कॉलेज में मेडिकल स्टोरों के ज़रिए एक रोज़गार मिला। इतना ही नहीं किया, जब साहब मिनिस्टर बने तो उनके पास 6 डिपार्टमेंट थे, जिसमें रोजगार, हमी रोजगार, शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, मनुष्य बल जैसे
डिपार्टमेंट से। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब कभी वो रोड से गुजरते थे, सफ़र करते थे मिनिस्टर होने के बावजूद, तो वो जहाँ हमें रोजगार की औरतें काम करती थी, गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी करके पैदल आते थे और वो औरतों को पूछते थे कि तुमको पगार बराबर मिलती। उस वक्त 3 नए पैसे में 1 किलो अनाज मिलता था और उनकी पगार 30 पैसे थी। मैंने खुद सुना कि साहब पालती मार कर बैठ जाते थे हमें रोजगार की मजदूर औरत मर्दों के पास और उनको पूछते थे तुम्हारी पगार बढ़ना चाहिए, बोले नहीं इसमें बहुत हो जाता, बच जाता हमारा। वो बोलते थे पगार बढ़ा दो, तो बोलते नहीं बच जाता हमारा। 38,000 महाराष्ट्र में ऐसे गांव थे जहां हमें रोजगार चलता था। साहब के से पहले वो 4 लाख मजदूर काम करते थे, साहब के बाद 10 लाख मजदूर को उन्होंने काम दिया। जिस डिपार्टमेंट में रहे, जिस मौकों में रहे, जिस पार्टी में रहे, जिस तरीके का उन्होंने अपना एक अलग कारनामा अंजाम दिया। और इस शहर को ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ दिया है, निहाल अहमद साहब की जो तारीफ है वो इसलिए है कि 6 बार उनके आने के बाद उनके पास 1995 तक कोई गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी। वो अपने दोस्तों की गाड़ी से चलते थे या उनकी बहन ज़ायदा अब्दुल अजीज़ की गाड़ी से चलते थे। आज हम देखते हैं कि बदगुमानी का उठता हुआ सर क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त है कि नहीं है आज का एमएलए? भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है तो फिर 15 साल क्या हो गए? तीसरी बार चुन के आने के बाद क्या मिला है शहर को, ये भी मेरा सवाल शहर से है। मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए मुस्तकिम डिग्निटी की तरफ से, शान निहाल अहमद की तरफ से, मुश्ताक अहमद निहाल अहमद की तरफ से, नजीब अहमद कमाल अहमद की तरफ से, आफाक अशफाक अंजुम जो शायर है उनकी तरफ से, पोता वकी अहमद इखलाक अहमद की तरफ से, तमाम हाज़रीन कराम का, पार्टी के तमाम वर्करों की तरफ से, कारपोरेटर हज़रात की तरफ से आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो सेकुलर फ्रंट के का काम होगा, जहाँ जहाँ होगा, आप तमाम का मुआयनत, आप तमाम की हमदर्दी, आप तमाम की हिमायत शामिल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।